नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज सबसे पहले बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। 17 जनवरी को आखिरी दिन कई प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है और अब 18 तारीख से उम्मीदवारों की जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर हर किसी के अपने अपने दावे और वादे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पर सवाल उठाया, तो वहीं केजरीवाल ने एक नई चाल चल दी, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा और युवाओं को मेट्रो में 50% छूट दिए जाने की मांग कर दी। दिल्ली चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की नई रणनीति क्या है, इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। इसके बाद दूसरी खबर भी दिल्ली चुनाव से ही जुड़ी है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें महिला और बुजुर्गों के लिए बड़ी घोषणा की गई। इसके बाद हमारी तीसरी खबर ऑटो सेक्टर में भारत के बढ़ते दबदबे को लेकर है। दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑटो एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि पिछले साल भारत की ऑटो इंडस्ट्री 12% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है और जितनी कई देशों की आबादी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा भारत में हर साल गाड़ियां बिक रही है। ऑटो सेक्टर की मदद से भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी कैसे बनेगा, इस बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा किए, जो हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए विस्तृत तरीके से बताएंगे। हमारी चौथी खबर हरियाणा के करनाल से रहने वाली है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में 3 नए कानूनों को लागू करने की बात हुई है। नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने पर जोर दिया गया है। इसके बाद पांचवी खबर रहेगी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 वितरण समारोह से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया। यहां आपको जानकर यह खुशी होगी कि इस सम्मानित लिस्ट में 9 खिलाड़ी हरियाणा से रहे, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे के दौरान दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की करेंगे, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख समाप्त हो चुकी है और अब उम्मीदवारों की जांच प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच अगर कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो 20 जनवरी तक वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दिल्ली की सर्द फिजाओं में राजनीतिक गर्माहट तेज होती जा रही है। हर बढ़ते दिन के साथ दिल्ली की सर्द फिजाओं में राजनीतिक तपिश तेज होती जा रही है। 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और अब राजनीतिक बयानबाजी ने धार कर लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पुरानी शराब नीति पर एक बार फिर से सवाल उठाया है और इसके लिए कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के बारे में जवाब दें, अपनी चोरी, अपनी कमीशन, अपने दलाली के बारे में जवाब दें, वो भारतीय जनता पार्टी को सलाह न दें, या वो ये बता दें कि पंजाब में जो 1000 रुपए की घोषणा की थी वो आज 3 साल तक क्यों नहीं दी। लोकसभा चुनाव में जब बोला था कि सितंबर तक 1000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, आज तक किसी माँ बहन के अकाउंट में आए तो बता दें। हम सबका एक ही विजन है, 5 फरवरी को जब चुनाव होगा, आपदा का सफाया होगा। दिल्ली में बीजेपी का डबल इंजन का मुख्यमंत्री जब 8 तारीख को आएगा, उसके बाद से दिल्ली को कैसे विकसित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को प्रदूषण रहित दिल्ली बनाना है, कैसे दिल्ली को विकास के उस पथ पर ले जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी शराब और शीश महल जैसे मुद्दों को भुनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को मुफ्त की रेवड़ी का स्वाद चखाने में जुटे हुए हैं और इस बार इसके लिए छात्रों को चुना गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है, जिसमें मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने की मांग की है। स्टूडेंट्स मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन है और मेट्रो बहुत महंगी हो गई है। एक आम स्टूडेंट उसे अफोर्ड करने में बहुत उसे तकलीफ होती है। मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का 50-50 वेंचर है। प्रॉफिट होता है तो 50-50 शेयर होता है, लॉस होता है तो 50-50 शेयर होता है। जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो भी 50-50 शेयर होता है। तो मैंने आज प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि हमें
स्टूडेंट्स को 50% कंसेशन देना चाहिए मेट्रो के फेयर में, और इसकी वजह से जो खर्चा आएगा रियायत देने की वजह से, उस खर्चे को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में 50% 50-50 के रेशो में शेयर किया जाए। ये बिल्कुल जनहित का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं है और ना राजनीति होनी चाहिए। पर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी इसे जरूर स्वीकार करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद हम बसों में फ्री बस सफर कर देंगे स्टूडेंट्स का, और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे और एक खुशी लेके आएगा उनकी जिंदगी में। इन चुनावी वादों और दावों से इतर दिल्ली में बीजेपी खुद को लगातार मजबूत करने में जुटी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दूसरे दलों से आए नेताओं को सदस्यता दिलाई और दावा किया कि 8 फरवरी को बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख 5 फरवरी नजदीक आएगी, आपको दिखाई देगा कि जो लोग दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग सही मायनों में दिल्ली को दिल से सेवा करना चाहते हैं, और जो लोग माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ, उनके संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देंगे। नरेंद्र जी हो या रविंद्र जी, इन दोनों ने अपने जीवन में, अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो मंगलापुरी का वार्ड हो या बपरोला का वार्ड हो, वहां पर अपने नाम से, अपने काम से अपना नाम कमाया है। और मुझे खुशी है कि ऐसे दोनों युवा साथी आज हमारे इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, और विशेष रूप से क्योंकि ये दोनों हमारी बहन कमल जी शेरावत की लोकसभा के सदस्य हैं, तो मैं कमलजीत जी को भी बधाई देता हूं कि आपकी टीम और मजबूत हो रही है। कुल मिलाकर दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार का चुनाव किसके पक्ष में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब बात दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र की करते हैं, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें एलपीजी पर 500 रुपए सब्सिडी, होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों को मुफ्त इलाज और पेंशन का भी वादा किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरूर देखें। दिल्ली चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के दावों और वादों की भरमार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें महिला और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया है। संकल्प पत्र के मुताबिक सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत होगी। इससे महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। गरीबों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। होली दिवाली में 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेंगे। 70 साल से ऊपर विधवा दिव्यांगों को 3000 रुपए पेंशन मिलेगी। झुग्गी झोंपड़ी में अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा, और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा, और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी, और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में
1 सिलेंडर ईच, यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2,000 से 2,050, 500, 2,500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3,000 रुपए यानी 2,500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने यह भी संकल्प लिया कि उनकी सरकार आने पर पहले से चली आ रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन घोटालों की जांच जरूर की जाएगी। खासकर मोहल्ला क्लिनिक में हुए घोटालों की होगी जांच। तो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसका जो रिजल्ट निकलना चाहिए, अब ट्रांसपोर्ट की बात कीजिए, आपने फ्री तो कर दिया, लेकिन बसेस कितनी बढ़ाई, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कितनी बढ़ाई। सो लास्ट माइल डिलीवरी, इसलिए हम उसको सुदृढ़ीकरण भी करेंगे और साथ में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। वी विल एलिमिनेट ऑल द स्कोप्स ऑफ करप्शन जिस पर आपदा पार्टी थ्राइव करती है। इनके लिए जन कल्याण ये नीतियां नहीं है, ये भ्रष्टाचार कमीशन का मिशन है। हम उसको भ्रष्टाचार मुक्त और लोगों के कल्याण से युक्त करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा ने बुजुर्गों और पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय दिल्ली सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया था। 2024 के चुनाव के बाद आपको ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत 6 करोड़ लोगों को 70 साल से ऊपर को टिल दी लास्ट ब्रीथ, यानी उनके जीवन काल तक उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का तय किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ बताना पड़ता है कि ये आपदा पार्टी ने 2018 से आज दिन तक हमारे 51 लाख पीपल, यानी 51 लाख पीपल आज दिन तक जिनको लाभ मिल जाता 2018 से, उनको इन्होंने लाभ लेने से वंचित रखा है। कुल मिलाकर बीजेपी का ये संकल्प पत्र अरविंद केजरीवाल के उन दावों की काट हो सकती है जिसके दम पर अब तक केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 8 फरवरी को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। 6 दिन तक चलने वाले इस ऑटो एक्सपो में पहली बार देश विदेश की 34 कंपनियां हिस्सा ले रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का दम भर रहा है, ये बात भी कही है, और इसका सीधा कनेक्शन ऑटो सेक्टर से क्या, जरूर देखें। कार के शौकीनों के लिए 17 जनवरी का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, HD कुमारस्वामी, जीतन राम मांझी, मनोहर लाल, पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी समेत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। 17 से 22 जनवरी तक चलने वाला ये एक्सपो मोबिलिटी से जुड़ी सभी कंपनियों को एक मंच पर लाएगा। इसमें कार निर्माता, कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, टायर बनाने वाले, ऊर्जा स्टोर करने वाली कंपनियां और ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर कंपनियां अपनी नई तकनीकें दिखाएंगी। अब चलिए आपको ऑटो एक्सपो का पूरा शेड्यूल बताते हैं। मीडिया के लिए ऑटो एक्सपो 2025 की 17 जनवरी, खास मेहमानों के लिए 18 जनवरी, आम लोगों के लिए 19 जनवरी से 22 जनवरी तक। इवेंट का मुख्य आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। हॉल 1 से 14 तक अलग अलग ब्रांड्स के पेवेलियन बनाए गए हैं। एक्सपो 3 जगह दिल्ली के भारत मंडपम, यशोभूमि और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हो रहा आयोजित। एक्सपो में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव गाड़ियों को देखने का मिलेगा मौका। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के मोटर वाहन उद्योग में पिछले साल 12% की वार्षिक वृद्धि देखी गई है और साथ ही साथ भारत का निर्यात भी बढ़ा है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बढ़ता मध्यम वर्ग, तेजी से हो रहा शहरीकरण और किफायती वाहन भारत में मोटर वाहन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। एक साल में करीब 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकना, ये दिखाता है कि भारत में डिमांड लगातार कैसे बढ़ रही है। ये दिखाता है कि जब मोबिलिटी के फ्यूचर की बात आती है तो भारत को क्यों इतनी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में, देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए सरकार लगातार पॉलिसी डिसीजंस ले रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 5 साल पहले फेम 2 स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंसेंटिव दिया गया है। इस राशि से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सब्सिडी दी गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इससे 16 लाख से अधिक ईवीज को सपोर्ट मिला, जिनमें से 5,000 से अधिक तो इलेक्ट्रिक बसें हैं। यहां दिल्ली में भी भारत सरकार द्वारा दी गई 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अपने तीसरे टर्म में हम PM E-ड्राइव स्कीम लेकर आए हैं। इसके तहत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, E-एम्बुलेंस, E-ट्रक ऐसे करीब। आपको बता दें कि ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी, हुंडई, मर्सिडीज, BMW, BYD समेत कई बड़े ब्रांड्स अपने नए मॉडल शोकेस करेंगे। ये भारत मोबिलिटी का दूसरा और ऑटो एक्सपो मोटर शो का 17वां एडिशन है जो 22 जनवरी तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी मधुबन पुलिस अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 3 नए कानूनों को प्रदेश में लागू करने और नशे के खिलाफ अभियान में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर उस कदम को तत्परता से उठाते दिख रहे हैं जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूती मिले। करनाल के मधुबन पुलिस अकादमी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सबसे पहले अधिकारियों को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत सामूहिक शपथ दिलाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 नए आपराधिक कानून और विकास कार्यों की समीक्षा की और दावा किया कि प्रदेश में 18 फरवरी तक 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। हमने बैठक में नशा मुक्ति को लेकर के भी हरियाणा को नशा मुक्त बनाना
और चिन्हित अपराधों को कड़ाई से कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। चाहे वो गैंगस्टर का विषय है, चाहे वो नशा का है, कोई भी व्यक्ति अगर नशा के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और वो नशा फैलाने का काम कर रहा है, ऐसे जो चिन्हित अपराध हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो, वो भी हमने कहा है। और हमने इसके लिए फ्री हैंड देने का भी आश्वासन दिया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में अगर शामिल हैं, उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई हो, उसको लेकर के भी हमने कहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को नशा मुक्त अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया और इसे जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। हमने ये भी निर्णय लिया है कि सारा जिला प्रशासन और युवा प्रतिज्ञा दिवस नशा विरोधी जागरूकता पद यात्राएं, नशे के विरुद्ध चाहे साइक्लोथॉन है या हमारी मैराथन्स हैं, और नशा विरोधी जितने भी कार्यक्रम हैं या पुनर्वास कार्यक्रम हैं, ऐसे सब कार्यक्रमों को गति से चलाएं और यूथ के साथ, आम पब्लिक के साथ जुड़ें, ताकि हमारा युवा इस नशे से दूर हो सके, हम हरियाणा को नशा मुक्त कर सकें, उसके लिए प्रेरित करें। हर जिले में सभी नशा मुक्ति केंद्रों की जो नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। जो हमारे नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन नशा मुक्ति केंद्रों में कितने लोग जो डिक्शन के शिकार हैं वो आए हैं, कितने का इलाज हुआ है, इलाज होने के बाद वो घर पे गया है, उसको फॉलो करना, क्या वो दोबारा तो नशे के अंदर नहीं चला गया, उसको लेकर के भी हमने इसके ऊपर निगरानी के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। करनाल में आयोजित इस राज्य स्तरीय बैठक में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव विवेक जोशी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया। यह सम्मान 43 खिलाड़ियों को मिला है, जिनमें 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और 5 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह रिपोर्ट जरा देखें। खेल मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि ये सम्मान 43 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें से 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड और 5 खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, जिनमें प्रमुख ज्योति आराजी एथलेटिक्स, अनुरानी एथलेटिक्स, नीतू बॉक्सिंग, स्वीटी बॉक्सिंग, वंतिका अग्रवाल चेस, सलीमा टेट हॉकी, अभिषेक हॉकी, संजय हॉकी, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा आर्चरी, प्रीतिपाल पैरा एथलेटिक्स, जीवांजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रणव सूरमा पैरा एथलेटिक्स, एच होकातो सेमा पैरा एथलेटिक्स, सिमरन पैरा एथलेटिक्स, नवदीप पैरा एथलेटिक्स, नीतेश कुमार पैरा बैडमिंटन, तुलसिमती मुरुग सेन पैरा बैडमिंटन, नित्या पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग, रूबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वप्निल कुसाले शूटिंग, सरबजोत सिंह शूटिंग, अभय सिंह स्क्वैश, सजन प्रकाश स्विमिंग, अमन सहरावत रेसलिंग, सुचा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा स्विमिंग खिलाड़ी हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड भी रेगुलर और लाइफ टाइम कैटेगरी में दिए गए। लाइफ टाइम कैटेगरी में अरमांडो एग्नेलो कोला को फुटबॉल और एस मुरलीधरन बैडमिंटन को सम्मानित किया गया।
वहीं रेगुलर कैटेगरी में संदीप सांगवान हॉकी, सुभाष राणा पैराशूटिंग और दीपाली देशपांडे को ये सम्मान दिया गया। आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों में 9 खिलाड़ी हरियाणा के हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड से सम्मानित किया। पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया। इसके साथ नीतू घनघस, स्वीटी बूढ़ा, संजय कालीरमन, अभिषेक नैन, सरबजोत सिंह, धर्मवीर नैन, अमन सहरावत और नवदीप सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं हॉकी कोच संदीप सांगवान को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। मनु भाकर ने अगस्त-सितंबर में पेरिस ओलंपिक गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे। वो 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स्ड डबल्स में तीसरे स्थान पर रहीं। उनके 2 मेडल के दम पर भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते थे। So Khel Ratna is one of the highest, most prestigious award of the country, and definitely it's an honor to receive the prestigious award. And of course, it is an inspiration to work even harder in future and try and win more medals for my country. Well, I have been training for last 2.5 months, so on regular basis. Competitions are coming soon. I would say end of this month or next month. Yeah. जो कोच मेरे हैं दीपाली देशपांडे, उनके साथ आज अवार्ड वहाँ पे पोडियम पे या राष्ट्रपति भवन में लेने के लिए आज मौका मिला। काफ़ी एथलीट्स का सपना होता है कि अपने कोच के साथ वहाँ राष्ट्रपति भवन में एक साथ कोच और एथलीट को वहाँ पे अवार्ड लेने के लिए, बट इस बार मुझे मौका मिला तो आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड। बाकी सब भूल के बस वहाँ पे प्रेजेंट रहना, वहाँ जहाँ खड़े हैं वो बस वो मोमेंट था। काफ़ी लोग क्लैप कर रहे थे एंड वो सुनाई नहीं देता उस टाइम पे। जस्ट बी लाइक मैम के साथ वहाँ अवार्ड लेना एंड जस्ट सी टू द फोटोग्राफ, दैट्स इट ओनली। अचीवमेंट्स: मनु भाकर 2018 ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल, यूथ ओलंपिक गेम्स 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, 2023 एशियन गेम्स में 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल, 2024 पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज। प्लेयर के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। नेशनल अवार्ड मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है, और बिल्कुल इतना हार्डवर्क जो मैंने किया इतने सालों तक, तो उसका कुछ फल मुझे जो मिला है तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड मैं हर एक उस इंसान को डेडिकेट करती हूँ जो मेरे लिए प्रे किया है, जिन्होंने मेरे लिए अपना हमेशा पॉजिटिव सोचा, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मेरे हर एक फैन को, और हर एक फैन में मेरी फैमिली है, और मेरी जो कोचेज है उनको, और साथ में मैं मेरी फैमिली, मेरी माँ को, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को हर एक उतार चढ़ाव में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। मेरे पति को, मेरे भाई बहन को, मैं सबको, मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, सबको मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करती हूँ। जब मैंने अपने मेडल को जब देखा, खेल रत्न को जब देखा, तो वो बहुत प्यारा लग रहा था, वो अलग सी फीलिंग आ रही थी। बट मैं इस चीज़ को पाके बहुत खुश हूँ, और ये मुझे मोटिवेट कर रहा है और भी चीज़ें अच्छी करने के लिए। अभी मैं अपने गोल्स की तरफ दोगुनी पावर से भागूंगा, और देखते हैं क्या और अच्छा होगा। जब मैं अपना सीट से स्टैंड हुआ, जब मैंने देखा, मैं आगे गया, मैंने झुक के सभी को नमस्कार किया, फिर आगे भी जैसे बढ़ा, तो वो तालियों के बाद जो मेरे कानों में जा रही थी, तो मैं सोच रहा था मेरी फैमिली देख रही होगी, जो भी मेरे दोस्त यार हैं वो सब देख रहे होंगे, और जिन्होंने पहले सपोर्ट नहीं किया था बाद में सपोर्ट करने लगे, वो भी सब देख रहे होंगे। तो वो सब सोच के मैं बहुत खुश था कि मैं यार अच्छा किया है। जो हमने 1-2 साल पहले सोचा था कि हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेना है, फिर एशियन गेम्स में, पेरिस पैरालंपिक में, तब हमें खेल रत्न मिलेगा। तो वो टारगेट्स तो हमने पहले ही बना लिए थे, लेकिन जब अचीव करने के बाद जब वो होता ना कि हाँ यार अब हो गया है, अब सही है, अब थोड़ा टाइम थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला था, जबकि 5 कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। बैडमिंटन की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।